बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। इस वक्त सबकी नज़रें इस बात पर लगी हुई हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या कोई मुआहदा होगा या दोबारा खुदा न खास्ता मामला जो हैं वो जंग की तरफ भी जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 हफ्ते तक मुसलसल ये माहौल रहा कि यहाँ पे बातचीत दोबारा होने जा रही है, बल्कि यहाँ तक बताया गया कि ट्रंप आ रहे हैं, फिर बताया गया कि जेडी वेंस आ रहे हैं, फिर बताया गया कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं। ये सारी बातें होती रहीं। पाकिस्तान में मुकम्मल तैयारियां थीं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं पाकिस्तान के अंदर लोग जो ये चाहते थे कि ये जंग ख़त्म हो, अमन हो, और वो दुआगो थे कि ये मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान में हों और कामयाब हों ताकि ये जंग ख़त्म हो। जो पाकिस्तान का अरूज और पाकिस्तान की तरक्की चाहते थे, जो पाकिस्तान का नाम ऊपर देखना चाहते थे, ऊंचा देखना चाहते थे, वो तो इसलिए दुआगो थे। जो अमन चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि जाने जाएं, तो वो खुश थे कि पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में गूंज रहा है, तो वो इस बात पर एज ए पाकिस्तानी खुश थे। लेकिन टाउट्स जो हैं उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं और जो सबको पता है कि वो कहाँ से जो है वो ऑपरेट होते हैं, उन्होंने एक माहौल ये बना दिया कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। यहाँ पे ट्रंप आ रहा है और बल्ले बल्ले हो जाएगी मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा निज़ाम की। चंद शख्सियात बहुत मजबूत हो जाएंगी और उसके बाद तो फिर इमरान खान की खैर नहीं है। फिर तो इमरान खान जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए इमरान खान जो है वो जेल में रहेंगे। यानी टाउट्स ने इसको इन मुज़ाकरात की कामयाबी को जोड़ दिया मौजूदा निज़ाम की मजबूती से, पाकिस्तान की मजबूती से नहीं, पाकिस्तान के अरूज और तरक्की से नहीं, बल्कि चंद शख्सियात की मजबूती से और इमरान खान की कमज़ोरी से जोड़ दिया। ज़ाहिर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव भी हो गए और एक खौफ फैल गया पाकिस्तान के लोगों के अंदर कि अगर ये मुज़ाकरात यहाँ पर होते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो वो जो टाउट्स तासुर दे रहे हैं कि ये निज़ाम बहुत मजबूत हो जाएगा और उसके बाद तो 26 नवंबर और मुरीद के जैसे वाक़यात फिर सिर्फ मुरीद के या डी चौक तक बाकी नहीं रहेंगे, बल्कि फिर तो हर घर में 26 नवंबर और मुरीद के जैसे वाक़यात जो हैं वो बर्पा किए जाएंगे। तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ये जो टाउट्स ने इस तरह का माहौल बना दिया था। बात यह है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए थे, पाकिस्तान में कामयाब होने चाहिए थे, अमन होना चाहिए था, जंग नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का नाम और मकाम बनना था। बाकी डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने जो आर्टिकल लिखे हैं कि जितना मर्जी पूरी दुनिया में हमारा नाम गूंज रहा हो, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जब तक हम अपने इंटरनल हालात को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम इंसानी हकूक़, ये डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने नहीं लिखा, ये मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के पॉइंट पे बाद में आता हूँ या पहले उनका बता देता हूँ। उन्होंने ये पॉइंट्स लिखे थे कि जितना मर्जी हमारा नाम आ रहा है, लेकिन क्या इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इससे हमारी जो है वो इकॉनमी चल पड़ेगी, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इसके उन्होंने इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें लिखी थी। लेकिन अब मैं अपना आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ कि असल मसला पाकिस्तान की इकॉनमी है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो भी मौजूदा निज़ाम को ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, टेम्परेचर को नीचे लाएं। जब तक इमरान खान को जेल में रखा हुआ है तब तक, और इमरान खान को जेल में रखने के लिए जिस तरह से अदालती निज़ाम को तबाह और बर्बाद किया गया, जिस तरह से मेरिट से हट के जजेस लगाए गए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तरक्की का और तकर्री का जो मयार है वो ये है कि क्या आप मौजूदा निज़ाम को इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पे सर्व करने को तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आपको तरक्की मिल जाएगी। कल रात की आप खबर देख लें कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने जो स्टोरी की, जिसमें फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने बताया कि जो किरदार PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने सर्विसेज दी उनके फॉरेन फंडिंग या पार्टी फंडिंग केस में, उनको किस तरह से नवाजा गया, वो एक क्लासिक एक और एग्जाम्पल है कि अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने को तैयार है, ये इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ हैं, उसके लिए अयाशी ही अयाशी हैं, उसके लिए मज़े ही मज़े हैं, उसके लिए रास्ता ही रास्ता है। अगर कोई पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को सर्व कर रहा है, पाकिस्तान को सर्व करना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों को सर्व करना चाहता है, पाकिस्तान का अरूज देखना चाहता है, मेरिट पे चलना चाहता है, आइन और कानून जो ओरिजिनल थे उन पे चलना चाहता है, अखलाकी तौर पे चलना चाहता है, हक पे चलना चाहता है, उसके लिए इस निज़ाम में कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर कोई अपने ज़मीर को बेचना चाहता है, अपनी रूह को किसी और के हवाले करना चाहता है, गैर आइनी काम करना चाहता है, इशारों पर नौकरी करना चाहता है, सर झुका के नौकरी करना चाहता है, उसके लिए आगे तरक्कियाँ। और फिर सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने इतनी बड़ी स्टोरी ब्रेक की, उसके ऊपर PTI ने एक लफ्ज़ अब तक नहीं कहा, एक लफ्ज़। इससे ये पता चलता है कि PTI मौजूदा निज़ाम के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकी है, इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर
चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, ये मुकम्मल तौर पर अपनी राहें इमरान खान से और पाकिस्तान के लोगों से जुदा कर चुके हैं। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनके अंदर कोई इखलास नहीं है, इनके अंदर कोई वफादारी नहीं है, इनको कोई एहसास नहीं है, इनको कोई ख्याल नहीं है। मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम के हवाले से जो जो चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर ना ये नैरेटिव बनाते हैं, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप अगली वीडियो में चलें, आपको ये भी बता दूंगा कि पिछले एक हफ्ते में कितनी चीज़ें हैं जिन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और आवाम को हकाइक बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। खैर, अभी हमारा मौजू कुछ और है, और वो है ईरान और अमेरिका। देखें इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल क्या है। इस वक्त ईरान के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो सकलैन इमाम साहब के साथ इंटरव्यू था, मैं उनका नाम बता देता हूँ, डॉक्टर राशिद नकवी साहब का सकलैन इमाम साहब के साथ जो है वो इंटरव्यू था। सकलैन इमाम साहब बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ईरान अमेरिका का ये जो मामला चल रहा है उसके ऊपर मैं तो उनको रेगुलर सुन रहा हूँ और इतना सीखने को मिल रहा है, क्या बात है। सकलैन इमाम साहब से मेरा कोई रब्ता नहीं है, ना ही मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात है, लेकिन मैं पहली बार मैंने उनको सुना, शायद एक बार पहले भी मैंने उनको सुना था, वो किसी और मौजू पे सुना था, आमिर मतीन साहब के शायद प्रोग्राम में। और उसके बाद फिर मैंने जब वो सामने आए, उनका एक व्लॉग आया, मैंने देखा, तो फिर मैंने उनके तकरीबन तमाम व्लॉग्स देखे पिछले कुछ अर्से में जो उन्होंने अमेरिका ईरान के मामले पर किए हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे सकलैन इमाम लिख के यूट्यूब के ऊपर तो आपके सामने आ जाएगा, और आप सुनेंगे तो आप ज़रूर मुझे कहेंगे कि क्या बात है। उस जिस यूट्यूब चैनल पे वो कर रहे हैं उस पर कुछ और भी प्रोग्राम्स आते हैं जो कि मैं सच्ची बात है मैंने नहीं सुने, मैंने सिर्फ सकलैन इमाम साहब को सुना है, लेकिन क्या बात है। सकलैन इमाम साहब को जो इंटरव्यू दिया राशिद नकवी साहब ने, उसमें सकलैन इमाम साहब ने उनसे पूछा कि जो लोग ईरान में इस वक्त निकल रहे हैं उनके वो बात क्या कर रहे हैं, नारे क्या लगा रहे हैं। तो उन्होंने उर्दू में बताया, उन्होंने कहा कि वो जो नारे लगा रहे हैं उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ये है कि सबसे बड़ा नारा जो वो लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि ना जिल्लत कबूल, ना साजिश कबूल, शहादत कबूल, शहादत कबूल। मुकम्मल तौर पर ईरानी तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर ईरानी लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी फोर्सेस, उनके अवाम, उनकी क़यादत सब इस वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि अमेरिका तैयारियां कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका मुसलसल तैयारियां कर रहा है जंग की। तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि जंग दोबारा होनी है, फ़ौरन हो, कुछ अर्से बाद हो, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक बार भी कमज़ोरी ईरान ने नहीं दिखाई 8 फरवरी से लेकर आज तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो लोग नारे लगा रहे हैं, उसका एक और उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं जो निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं अगरचे हमारे राहबर हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन हमारे राहबर को खुदा अब भी हमारे साथ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगरचे हमारे सैयद अली खामनेई सुप्रीम लीडर जो उनके राहबर थे, जो शहीद हुए, उनके बारे में कि अगरचे हमारे राहबर हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन हमारे राहबर का खुदा अब भी हमारे साथ है। ये होता है किसी कौम का अज़म, किसी कौम का जज्बा, किसी कौम का अल्लाह पर यकीन। तो फिर अल्लाह पर यकीन हो तो फिर गैरत भी ऐसी होती है, फिर इज़्ज़त भी ऐसी होती है, फिर मकाम भी ऐसा होता है, फिर मर्तबा भी ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद एक और वो उनका एक नारा है जिसका मफहूम यह है कि हमारे वालिद को कत्ल किया गया है और जिसके बाप को कत्ल कर दिया जाए फिर वो चैन से नहीं बैठा करते जब तक वो बदला ना ले लें। फिर वो ये कह रहे हैं कि बाप तो नहीं रहा, यानी सैयद अली खामनेई, बाप तो नहीं रहा लेकिन बाप की बंदूक अब भी हमारे पास मौजूद है, बाप की बंदूक अब भी हमारे हाथों में है। तो क्या बात है ईरानियों की। और इसी तरह से मैं मतलब पाकिस्तान के अंदर आप सेंटीमेंट्स देखें ना पाकिस्तानियों के कि वो कितनी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। मैं एक गाड़ी के पीछे मैंने देखा कि सैयद अली खामनेई का शायद उनका एक जुमला था, उनकी एक बात थी कि उन्होंने कहा कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे इमाम हुसैन जैसी हस्तियाँ चली गई, हम क्या चीज़ हैं। ये जज्बा है शहादत का, ये जज्बा है कुर्बानी का, कैसे आप उनको शिकस्त दे सकते हैं। हारून रशीद साहब अक्सर ये कहा करते हैं कि जब कोई आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो फिर वो आदमी नहीं होता, वो कोई और ही आदमी होता है। तो ईरानी मौत के खौफ से बहुत आगे गुजर गए हैं। वो जिस जुर्रत, बहादुरी और दलेरी से बात कर रहे हैं, ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा किसी को इतनी जुर्रत और बहादुरी से, इतनी गैरत से किसी कौम को लड़ते हुए। क्या बात है। आप देखते हैं इमरान खान साहब की बहनें आजकल मुसलसल ईरान का हवाला देती हैं कि ईरानियों से सीखना चाहिए हमें कि कैसे वो एक कौम बन गए हैं और कैसे जुर्रत, बहादुरी, दलेरी और गैरत के साथ मुतहद होकर वो जदोजहद कर रहे हैं। खैर, अभी इस वक्त एक तरफ तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब असल सवाल ये है कि ये जो आपने देखा कि अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो ओमान गए और उसके बाद वो रशिया पहुँचे हुए हैं, पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। पुतिन ने यह भी कहा कि मुझे पिछले हफ्ते सुप्रीम लीडर जो हैं मुज्तबा खामनेई साहब, उनके पैगाम भी मिला। आज ट्रंप भी एक मीटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो देखना यह है कि अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं।
क्योंकि पाकिस्तान में तो रास्ते खुल गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब अभी फौरी तौर पे तो पाकिस्तान में आगे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, और वैसे भी ट्रंप ने कह दिया कि अब टेलीफोनिकली जो है वो हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान के साथ होंगे। अब असल जो नज़रें हैं पूरी दुनिया की वो इस चीज़ पर हैं कि आया अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोई ऑपरेशन करेगा। बहरी नाकाबंदी तो उन्होंने की हुई है, वो अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए क्या कोई ऑपरेशन करेगा, कोई वो हमला करेगा, या ईरान जो है वो बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए कोई हमला करेगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस चीज़ के ऊपर हैं, और इसलिए भी लग रहा है कि अमेरिका दोबारा अटैक कर सकता है, क्योंकि इसराइल ने आयरन डोम जो दिया है यूएई को एक ऐसे वक्त में जब वो खुद बड़े वल्नरेबल हैं, उन्होंने यूएई को आयरन डोम जो दिया है सिस्टम, इसका मतलब है कि उनको पता है कि दोबारा जंग जो है वो होनी है। अच्छा, जंग तो दोबारा होनी है, उसकी वजह यह है कि अगर फौरन ना भी हो, 6 माह बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, क्योंकि हमारी एक नशिस्त हुई अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरा बताया कि इसराइल ने ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, और इसराइल के ग्रेटर इसराइल के रास्ते में अगर कोई एक मुसलमान मुल्क, सिर्फ कोई एक मुसलमान मुल्क, सिर्फ अगर कोई एक मुसलमान मुल्क रुकावट है, तो उस मुसलमान मुल्क का नाम है ईरान। बाकी कोई मुसलमान मुल्क इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने की राह में रुकावट नहीं है। सब कोई ओपनली इसराइल को तस्लीम कर चुका है, जो पस पर्दा इसराइल के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहा है, कोई अंदर से शिकस्त खा बैठा है कि इसराइल के साथ नहीं लड़ा जा सकता, कोई इसलिए इसराइल के साथ सख्ती नहीं करता कि उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। एक ही मुल्क है जो इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने की राह में रुकावट है, वह है ईरान। अगर इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनना है, एक्सपैंड होना है, तो उससे पहले उसको ईरान को तोड़ना है, ईरान को कमज़ोर करना है, जो कि अभी तक वो 47 साल की पाबंदियों के बाद भी अमेरिका इसराइल ईरान को कमज़ोर नहीं कर सके, और ईरान ने दलेरी जो दिखाई है और जो बहादुरी दिखाई है। तो आज देखते हैं कि ट्रंप जो मीटिंग करते हैं उससे क्या निकलता है। इसके अलावा जो एक और मामला है, वो एक तो आपने हुर्मुज़ वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये है कि जो एक पाकिस्तान के पास एक नया प्रपोजल आया ईरान की तरफ से, वो पाकिस्तान ने भिजवाया है अमेरिका को, उस पर आज अमेरिका फैसला करेगा, उसमें देखते हैं कि क्या बात होती है। फिर जो अफसुदा यूरेनियम है उसके ऊपर ईरान कह रहा है कि वो हमारी मुकद्दस मिट्टी की तरह है, वो हम हवाले नहीं करेंगे, अमेरिका कहता है मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और फिर तीसरा, अमेरिका ये चाहेगा कि अपना हुर्मुज़ पहले की तरह खुल जाए, ईरान कहता है कि नहीं, अब हम उससे टैक्स वसूल करेंगे, फ़ीस वसूल करेंगे, तो ये भी एक मसला है। तो ये 2-3 अहम मामलात हैं। फिर ईरान चाहता है कि उनके ऊपर से पाबंदियाँ हटें, तो उसके ऊपर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अभी ट्रंप ने 14-15 मई को जाना है चीन। क्या ट्रंप ऐसी सूरत हाल में चीन जाएंगे जब एक ट्रंप के बारे में ये परसेप्शन है कि वो जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं, अपने मुल्क के अंदर कमज़ोर हो चुके हैं, उनको ये ड्रामे करने पड़ रहे हैं, जो एक फायरिंग वाला ड्रामा करवाया और पूरा एक जाली एक सब कुछ हुआ, वो सबको नज़र आ रहा है कि वो सब जाली था। कि यानी पहले ट्रंप उस तकरीब में जाना नहीं चाहते थे, फिर उस तकरीब में गए, फिर वो जैसे सारा ड्रामा हुआ, लेकिन ट्रंप की जो बुज़दिली पूरी दुनिया ने देखी कि ज़मीन पे लेट गया, ठीक है। तो मतलब ये है इनकी औकात, और जिस तरह से उसको निकाला और जिस तरह से जेडी वैंस को पकड़ के और मतलब एक तरह से खींच के ले जाया गया, तो पूरी एक उनके लिए एम्बेरसमेंट है जिस तरह के मनाजिर जो हैं वो आए हैं। तो इसके और लबनान में दोबारा इसराइल जो है वो हमले कर रहा है, और चीज़ें अभी तक तो काफ़ी ख़राब हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस आपके सामने हैं, पूरी दुनिया में महंगाई आपके सामने है, पूरी दुनिया की चीखें आपके सामने हैं। और ईरान ने इस बार एक और चीज़ किया है। एक तो पहली बार पूरी दुनिया के सामने ईरान का मौक़िफ़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। बयानिया वो बना रहे हैं, बयानिया की जंग वो जीत रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, उनके लोग जश्न मना रहे हैं, उनके लोग उनकी कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। और दूसरा, ईरान इस बार देखें वो रीजनल पावर्स को साथ रख रहा है। वो रशिया के साथ बात कर रहे हैं, वो चाइना के साथ बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरब के साथ इवन के बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, वो कतर के साथ बात कर रहे हैं, रीजनल पावर्स को भी वो साथ रख रहे हैं। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त ज़ाहिर है, क्योंकि ईरान को इस बार गारंटी चाहिए कि अगर ये मुआहदा होता है तो ये फिर लॉन्ग टर्म हो, दोबारा अमेरिका कोई हमला ना करे। तो ईरान ये जंग जीत चुका है, आगे लड़ाई के लिए वो तैयार है। ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंटीमेंट्स हैं कि हमें इस बहरी नाकाबंदी को ख़त्म करवाने के लिए पहल करनी चाहिए, हमला करना चाहिए। लेकिन अगर ईरान हमला करेगा तो बड़े पैमाने पे जंग छिड़ेगी, और ये फिर इसमें फिर कई मुल्क लपेट में आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ चली जाएंगी। तो जैसे मैंने फिर ज़ाहिर है ट्रंप के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट है कि जब वो चीन जाएगा
तो कैसे उसकी नज़रें झुकी हुई होंगी जब सदर शी के साथ वो बैठे होंगे कि वो ट्रंप जो जिनके स्टेल्थ जहाज हैं वो मार गिराए ईरान ने, उनकी बेसिस को इस काबिल नहीं छोड़ा खलीजी ममालिक में कि वहाँ पे कोई रहायश भी रख सके। उनकी एम्बेसीज बंद कर दी गई खलीजी ममालिक में। उनके बड़े बड़े उनका जो एक उनकी मिलिट्री माइट थी उसको खाक में मिला दिया ईरान ने, उसको उनका गरूर तकब्बुर खाक में मिला दिया। नाक रगड़वा रहा है ईरान। ट्रंप पाकिस्तान आने के लिए बेताब था ईरान के साथ बैठने के लिए। जेडी वैंस आए, दोबारा आने के लिए तैयार था। कुशनर और स्टीव विटकॉफ आए, दोबारा आने के लिए तैयार थे। अमेरिका भीख मांगता रहा ईरान से कि तुम आ जाओ। उन्होंने कहा जाओ अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ बात ही नहीं करते, तुम घटिया लोग हो, झूठे हो, मकरू लोग हो, खबीस लोग हो, धोखा देते हो, फ्रॉड करते हो, हमने तुमसे बात ही नहीं करनी। एक हफ्ते तक अमरीकी तैयार होकर बैठे रहे कि हमने निकलना है पाकिस्तान के लिए। ईरान ने कहा हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ अपना काम करो। तो कौन जीता? असाब की जंग कौन जीता? बयानी की जंग कौन जीता? मैदान में जंग कौन जीता? सब जिस मयार पे परखना है ईरान को परख लें, ईरान ये जंग जीत गया है और अमेरिका की कमज़ोरी नज़र आ रही है। लेकिन अब बहुत जल्द इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा कि कोई मुआहदा होता है। ये सीज़ फायर अभी तक तो बरकरार है और एक लंबे अरसे के लिए ये चीज़ें ऐसे ही स्टेटस को बरकरार रखते हुए चीज़ें 2-3 माह के लिए आगे चली जाती हैं, या कुछ चीज़ों पे मामला तय पा जाते हैं और बैरी नाकाबंदी ख़त्म हो जाती है, आबनाए हरमुज़ खुल जाता है। तो ये सारे वो अगर मगर के सवालात हैं। जैसे ही नई अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। और इस जंग के भयानक नताइज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए शुरू हो चुके हैं, वो कैसे, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।